परिषद का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस मंच पर हमें आमंत्रित किया अपना अनुभव साझा करने के लिए। पिछले वर्ष जब कोरोना नामक बीमारी का पदार्पण हुआ था और भारत में पहली बार इसको बहुत बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया और पूरे देश के रेलगाड़ी से लेकर साइकिल से लेकर हर चीज के पहिए को रोक दिया गया था। उस समय हमारे यहाँ अस्पताल में मेरा अस्पताल पूरा भरा हुआ था। उसमें हमने पंचकर्म नहीं रोका, एक बार भी पंचकर्म हमने नहीं रोका ना। इस बार हमारे यहाँ जो है कि हमने पंचकर्म रोका, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी कि जितने भी छूने जैसी चिकित्सा है जिसमें छुआ जाता है रोगी को, उस तरह की चिकित्सा को बंद कर दिया जाए। लेकिन हमने अपने यहाँ चिकित्सा को बंद नहीं किया। तो पिछले कोरोना के प्रारंभ में मैंने जो है कि कोरोना के ऊपर में स्टडी किया और हमें जो है कि जो समझ में आया, मैं अपना अनुभव और अपनी जो है कि बात आप सभी लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। कोरोना वायरस जो भी सिम्टम हमारे सामने ले आया है, उसकी यदि हम तुलना करते हैं तो आयुर्वेद में एक ही ज्वर है जिससे इसका मिलान हो पाता है, उसे संतत ज्वर कहते हैं। इसकी तह में मैं इस प्रकार से पहुंचा कि संतत ज्वर की मर्यादा के रूप में जो लिखा हुआ है कि यह संतत ज्वर अत्यंत कठिन होता है और शीघ्र ही मृत्यु कारक होता है। अतः वातादि दोषों के अनुसार 7 दिन, 10 दिन और 12 दिन में या तो दोष अल्प होने पर शांत हो जाता है अथवा दोषों के प्रकोप होने पर मृत्यु हो जाती है। यह संतत ज्वर रस आदि धातुओं को पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाने के कारण या अशुद्ध रहने के कारण 7 दिन, 10 दिन में या 12 दिन में रोगी को मार डालता है या शांत हो जाता है। इसी प्रोग्नोसिस, इसी साध्यता असाध्यता के आधार पर मैंने इस बात का निश्चय किया कि यह संतत ज्वर ही है। इसी के आधार पर, इसी संतत ज्वर की डायग्नोसिस के आधार पर मैंने जो है कि कोरोना की चिकित्सा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अब तक मैंने 750 से अधिक रोगियों को टच किया और जो माइल्ड सिम्टम के जो है कि कोविड पेशेंट्स थे, कोई भी पेशेंट सीवियरिटी की तरफ नहीं गया और लगभग 20 से अधिक मरीज जो सीवियरिटी में थे उनकी भी चिकित्सा मैंने की। मैं अपने अनुभव का प्रारंभ करना चाहता हूं अपने स्वयं के अनुभव से। 12 अगस्त 2020 को मैं स्वयं कोरोना पॉजिटिव हुआ पिछली बार, और मेरे साथ मेरे एक सहयोगी चिकित्सक डॉक्टर जयप्रकाश पाल, वो भी कोविड पॉजिटिव हुए। मैंने अपनी आयुर्वेदिक औषधियां ली और डॉक्टर जयप्रकाश पाल ने जो कोरोना की गाइडलाइन थी L1 की, उसके आधार पर उन्होंने औषधियां लेनी शुरू की। ये मेरा पहला अनुभव है कोरोना के संबंध में। 9वें दिन मेरे पास डॉक्टर जयप्रकाश पाल का फोन आता है कि बॉस जी, भैया जी, मैं जो है कि मेरे छोटे भाई जैसे हैं, तो उन्होंने कहा भैया जी मैं लग रहा है कि बचूंगा नहीं। ये मेरा पहला अनुभव था कोविड के सीरियस केस से पिछली बार। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ? कहा भैया जी जिस दिन आपका टेस्ट हुआ था उसी दिन मेरा भी टेस्ट हुआ था और मैं भी पॉजिटिव था। ये 2 स्ट्रिप जो पॉजिटिव थी वो एक आपकी थी और एक मेरी थी। मैंने कहा अच्छा। हमने पूछा उनसे कि अब तुम्हें क्या क्या परेशानी हो रही है। मैंने उनको प्रिस्क्रिप्शन जो है कि तुरंत बनाया, क्योंकि शाम हो गई थी इसलिए नेक्स्ट डे में ही दवाई उपलब्ध होनी थी। जो उनको मैंने प्रिस्क्रिप्शन बनाया, प्रिस्क्रिप्शन में मैंने उनको चौहड्डी को बेस बना करके हमने एक प्रिपरेशन जो है कि जब हमने ये आर्टिकल लिखा था, ये डिसाइड किया था कि ये संतत ज्वर है, उसको, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी कि हम किसी पेशेंट को छू नहीं सकते, किसी पेशेंट को देख नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते हैं, तो जो भी था मैंने जो है कि एक प्रोटोकॉल अपना बनाया कि हमें जो है कि एक ऐसी औषधि तैयार करनी है, एक कॉमन मेडिसिन तैयार करनी है
जिससे हम कि हर मरीज को आसानी से जो है डिस्पेंस कर सके, बहुत कॉम्प्लिकेशन ना हो जिसको डिस्पेंस करने में। तो उसका आधार मैंने चौहद्दी लिया। चौहद्दी जो है कि हमारे यहाँ फोक सिस्टम में पुराने जो बूढ़े लोग हैं वो लोग इस प्रिस्क्रिप्शन को लोगों को देते हैं ज्वर को छूटने के लिए। जब ज्वर नहीं छूटता है तो वो लोग चौहद्दी का जो है इस्तेमाल करते हैं। चौहद्दी में वो लोग 3 औषधियों का जिक्र करते हैं, 3 औषधियां देते हैं, जिसमें सोंठ, मरीच और पीपल, अर्थात जिसको हम त्रिकटु कहते हैं। वो त्रिकटु का प्रिपरेशन बना करके रोगी को देते हैं और उसी को आधार बना करके मैंने ये प्रिस्क्रिप्शन तैयार किया। और इसमें हमने अलग से क्या क्या चीजें मिलाई, इसमें हमने लवंग मिलाया, इसमें हमने गिलोय का पाउडर मिलाया, इसमें हमने दालचीनी मिलाया, इसमें हमने तुलसी पत्र का पाउडर मिलाया और इसमें हमने कीड़ा जड़ी भी मिलाया। इसमें हमने कीड़ा जड़ी और अश्वगंध और मुलेठी, इतनी औषधियों को मिलाकर के हमने इसका पाउडर बनाया। और ये पाउडर मैं लगातार अपने लिए सेवन कर रहा था, लगातार अपने लिए सेवन कर रहा था जब से कोरोना काल शुरू हुआ था। जब से मेरा आर्टिकल ये लिखा गया, मैंने डिसाइड किया कि संतत ज्वर है, तब से मैंने इस पाउडर को बनाया और स्वयं भी मैंने सेवन किया। फिर मैंने उनको ये पाउडर भिजवाया। इसके साथ में मैंने उनको जो प्रिस्क्रिप्शन दिया उसमें मैंने उनको त्रैलोक्य चिंतामणि रस 100 मिलीग्राम सुबह शाम के हिसाब से, नारदीय लक्ष्मी विलास रस 250 मिलीग्राम सुबह शाम के हिसाब से, आनंद भैरव रस 250 मिलीग्राम सुबह शाम के हिसाब से, चंद्रामृत रस 250 मिलीग्राम सुबह शाम के हिसाब से, श्रृंगाराभ्र रस 250 मिलीग्राम सुबह शाम के हिसाब से, त्रिकटु चूर्ण। फिर मैंने इसके पहले मैंने जो योग दिया था उसमें भी त्रिकटु चूर्ण था और यहां पर भी मैंने त्रिकटु चूर्ण दिया। डॉक्टर जयप्रकाश पाल को जो दिक्कतें हो रही थी उसमें उनको कंटिन्यूअस कफिंग हो रही थी, लगातार वो खांस रहे थे और कोविड के सारे सिम्टम उनके ऊपर में आ चुके थे, जैसे कि स्मेल का न आना, सीवियर डायरिया हो रही थी। जिस समय उन्होंने सीवियर डायरिया के लिए बताया उस समय मैंने उनको जहर मोहरा खताई पिस्टी दी। जहर मोहरा पिस्टी की 3 खुराक लेते लेते उनका जो है कि डायरिया बंद हो गया। इस प्रिस्क्रिप्शन को मैंने उनको 8 दिन के लिए दिया। पहले दिन में थोड़ा उनको आराम मिलना शुरू हुआ लेकिन उनकी घबराहट कम नहीं हो रही थी। मैं अपने क्वारंटाइन से निकल करके उनके पास गया, उनके गांव गया, वो गांव में क्वारंटाइन थे और वहां पर मैंने उनको पूरा सहयोग किया। मैंने उनको बूस्टअप किया, मैंने उनको मोरल दिया कि नहीं आप घबराओ नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और चौथा दिन आते आते चौथे दिन उनका फोन आता है, कहते हैं कि भैया लग रहा है कि अब मुझे मेरी जीवन रक्षा हो गई है, अब मैं नहीं मरूंगा। मेरा पहला अनुभव था जो है कि जो बहुत ही सीरियस जो है कि केस था, बहुत ही टिपिकल केस था डॉक्टर जयप्रकाश पाल का। उसके बाद से मैंने इस जो है कि औषधि का प्रयोग, जो मैंने ये योग बनाया, इसका सैद्धांतिक आधार जब मैंने संतत ज्वर का चिकित्सा क्रम लिखा, सिद्धांत के अनुसार जो मैंने इसका चिकित्सा क्रम लिखा, उस समय मैंने इस बात को ध्यान में रखा कि ये योग मैं क्यों बना रहा हूं। तो उसमें जो है कि जो अब इसके पहले के वैद्य जो गुजरात से थे, क्या नाम है उनका, महेंद्र सिंह ने भी इसको ज्वर के रूप में जो है कि इसकी पूरी लंघन चिकित्सा का बहुत ही विकट अनुभव अपना प्रस्तुत किया था एक दिन पहले, मेहुल कुमार जी के पहले। तो ये बात मेरे मन में थी और मैंने जो है चिकित्सा क्रम में अपने सभी रोगियों को जो है कि ये बात बताता हूं कि आपको बहुत ही हल्का भोजन लेना है, किसी भी कच्चे पदार्थ का सेवन नहीं करना है, किसी भी शीतल चीज का प्रयोग नहीं करना है। ये सारी चीजें मैं अपने रोगियों को बताता हूं। तो मेरे मन में ये ख्याल था कि हमें आम पाचन करना है किसी भी कीमत में, इसीलिए मैंने चौहद्दी को आधार बनाया और ये इस योग का मैंने प्रयोग किया। वर्तमान समय में मेरी बुआ जी कोविड पॉजिटिव हैं और इस समय ऑक्सीजन पे चल रही हैं। जैसे कि मैंने कल परसों के दिन में मैंने एक प्रश्न पूछा था वैद्य धर्मेंद्र सिंह जी से कि क्या हम इसमें तीक्ष्ण नस्य दे सकते हैं।
तो ऐसा कोई मुझे सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला था। उन्होंने घुमा फिरा करके अन्य औषधियों की बात कही, लेकिन नशे के संबंध में उन्होंने बहुत क्लियर ओपिनियन नहीं दिया। तो मैंने अपनी बुआ जी को कल और आज 2 दिन का तीक्ष्ण नशे प्रयोग किया। 24 घंटे में इतना फर्क पड़ा है कि ऑक्सीजन हटाने के 10 मिनट के अंदर में उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रिप हो रहा था 60, 50 और 60 के बीच तक। लेकिन पहला तीक्ष्ण नशे देने के बाद उनको जो छींके आई हैं, जो खांसी हुई है, उससे बलगम निकला है, और जो भी उसका असर हुआ है उसके द्वारा अभी 24 घंटे के अंदर में उनका ऑक्सीजन लेवल 92 से 85, 87 जो है कि ड्रिप हुआ। 24 घंटे में इतना फर्क पड़ा। हमने ये मान लिया था कि हमारी बुआ जी अब नहीं बचेंगी, और प्रिस्क्रिप्शन यही चल रहा है। त्रैलोक चिंतामणि की जगह स्वर्ण बसंत मालती चल रहा है, और ये जो मैंने अभी पहले प्रिस्क्रिप्शन बताया है, इस प्रिस्क्रिप्शन में हमने एक चीज नई ऐड की है, जिसमें मल्ल सिंदूर का प्रयोग हमने किया है। मल्ल सिंदूर हमने इसी प्रिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल किया है। त्रैलोक चिंतामणि की जगह स्वर्ण बसंत मालती हमने उनको दिया है, और बाकी सारी चीजें यही हैं। आनंद भैरव रस, गोदंती भस्म, चंद्रामृत रस, श्रृंगाराभ्र रस, और जो एक्टिविटीज डेवलप हुई हैं, हमने पूरा उनका शरीर निश्चेष्ट पड़ा हुआ था मेरी बुआ जी का, और कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी। आज सुबह से वो हाथ हिला रही हैं, आंखें खोल रही हैं, और थोड़ी एक्टिविटी उनकी होना शुरू हुआ है। आज दूसरा नस्य दिया है 24 घंटे अंतराल पर। तीसरा नस्य, तीन नस्य का मैंने उनको प्लान किया है। यदि आवश्यकता होगी तो और नस्य मैं दूंगा। मैं उनको नस्य दे रहा हूं द्रोण पुष्पी स्वरस का, चूंकि ये द्रोण पुष्पी का काल नहीं है, ये द्रोण पुष्पी का समय नहीं है, हमें हरे पत्ते नहीं मिल सकते। लेकिन जिस समय द्रोण पुष्पी होती है, उस समय मैंने द्रोण पुष्पी को छाया में सुखाकर उसका पाउडर बना के रखा हुआ है। उसको मैं जल में भिगो करके उसका स्वरस नस्य के लिए देता हूं। उसका बहुत ही चमत्कारिक लाभ मुझे दिखाई दिया। दूसरा अनुभव, हमारे यहाँ, हमारे बनारस में एक लोग, पूरा फैमिली कोरोना पॉजिटिव था। पूरा फैमिली, उनके परिवार में एक लोगों की डेथ हो चुकी थी। वहां पर हमारे बहुत ही क्लोज रिलेटिव थे। उन्होंने मुझे बुलाया कि आकर के सबको देखिए एक बार। मैं गया। उनके पिताजी सीरियस हो रहे थे। उनको जैसे डॉक्टर जयप्रकाश पाल को कंटिन्यूअस कफिंग हो रही थी, उसी तरह से वो बाबूजी थे, उनकी उम्र लगभग 76-77 साल, और उनको लगातार कफिंग हो रही थी, लगातार खांसी आ रही थी। हमने वहां पर उनका SpO2 सैचुरेशन नापा, और उनका SpO2 सैचुरेशन जो है कि 80-82 तक आ रहा था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि इमीडिएटली इनको अत्यधिक चिकित्सा के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाए। वो उनको किसी भी कीमत पे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इसके पहले जो सदस्य हॉस्पिटल गया वो नहीं बचा, इसलिए उनको हॉस्पिटल से नफरत हो रही थी कि हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे, जो भी व्यवस्था करनी है यहीं पे करिए। मैंने ऑक्सीजन मंगाया उनके घर में, और ऑक्सीजन सिलेंडर उनको चलना शुरू हुआ। थोड़ी देर में ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है कि मेंटेन हुआ। उसके बाद मैं भाग करके आयुर्वेदिक फार्मेसी में खुद गया। आयुर्वेदिक फार्मेसी गया मैं, वहां से पुड़िया बनवाया, इसी कॉम्बिनेशन की, त्रैलोक चिंतामणि की, त्रैलोक चिंतामणि के कॉम्बिनेशन की मैंने पुड़िया बनवाई, और लेकर के उनके यहाँ गया, उनको दिया। सरसों के तेल से नस्य करवाया, और तीसरे दिन तक जाते जाते बिना ऑक्सीजन के उनका SpO2 सैचुरेशन मेंटेन होने लगा। SpO2 सैचुरेशन उनका तीसरे दिन के बाद जो है कि मेंटेन होना शुरू हो गया। इस तरह से मैंने बहुत सारे रोगियों का चिकित्सा किया।
बहुत सारे रोगियों को मैं यहाँ से जो है कि पुड़िया बना करके भेज रहा हूँ। हमने बहुत ज्यादा औषधियों का प्रयोग नहीं किया। जो पुड़िया बना के मुझे भेजनी है वही दवाई मैं केवल यहाँ से भेजता हूँ, बाकी दवाई प्रिस्क्राइब कर देता हूँ। बाकी के प्रिस्क्रिप्शन में मैंने इस्तेमाल किया च्यवनप्राश, वासावले, व्याघ्री हरित की, कंटकार्यावले, इतने ही प्रिस्क्रिप्शन मैंने इस्तेमाल किए। बाकी का सारा मेरा फोकस रहा उनकी दिनचर्या, उनके भोजन, उनके डाइट, इन सब चीजों के अंदर में सुधार लाने का। सबसे जो बड़ी चीज, सबसे मेरे जो पसंद की चीज, जिसके द्वारा मैं इस बात का जो है कि मेरे अंदर में विश्वास है कि यदि हम एक चीज को स्वीकार कर ले और पूरे विश्व में इस बात को स्प्रेड कर दें और सारे लोग एक साथ इस कार्य को प्रारंभ कर दें, तो हम कोरोना को यहीं के यहीं रोक सकते हैं। विद इन 30 डेज, 30 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगेगा और कोरोना यहीं का यहीं रुक जाएगा। जिसमें दो चीजें जो है कि इंपॉर्टेंट है दिनचर्या की, एक प्रतिमर्श नस्य, दूसरा प्रायोगिक धूम्रपान। प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग बूढ़े से लेकर बच्चे तक सभी लोग सहजता पूर्वक कर सकते हैं। और मैं अपने सभी रोगियों को, सभी जान पहचान के लोगों को फोन कर करके कोरोना से बचने के उपाय के रूप में लोगों को मैं बोल रहा हूं कि आप सभी लोग अपने नाक में 2-2 बूंद तेल रोज डालिए। और प्रायोगिक धूम्रपान, क्योंकि प्रायोगिक धूम्रपान के कोई भी कॉम्बिनेशन बाजार में उपलब्ध नहीं है और उसको बना करके रखना भी मुमकिन नहीं है हर व्यक्ति के लिए, इवन मेरे लिए भी। इसलिए मैं लोगों को यह बोलता हूं कि आप लोग हरिद्रा चूर्ण में थोड़ा घी मिलाकर, कागज का कोन बनाकर, चम्मच में हल्दी और घृत मिश्रित पाउडर को लेकर के उसको जलाएं। जब उसमें से धूम्र उठने लगे तो कोन के माध्यम से, कोन को किस तरह से बनाना है, कोन को इस तरह से बनाना है और चम्मच, जो भी चम्मच है, चम्मच में जो है कि हल्दी को जला करके यहां से जब करेंगे तो सारा का सारा धुआं यहां से कंसंट्रेट होके निकलेगा। और इसको नाक में इस तरह से लगा करके धूम्रपान करने के लिए मैं अपने सभी लोगों को, जो भी हमारे जो है कि वो हैं परिचित, हमारे जो है कि निकट संबंधी, हमारे मित्र, दोस्त, सभी लोगों को मैं इस प्रक्रिया से अवगत कराता हूं और लोगों को बताता हूं कि इसको आप करिए। इससे जो है कि आपका बहुत ही अच्छा जो है प्रिवेंशन होगा। तो मैंने दो चीज बताई है, प्रतिमर्श नस्य और धूम्रपान। तीसरी चीज जो कोरोना के लिए मैंने लोगों को गाइड किया, अपने दिनचर्या में परिवर्तन करना। दिनचर्या में हमारी जो मूल रूप में दिनचर्या है कि हम सुबह में देर से उठते हैं, तो एक तो ये बात हो गई उठने की। दूसरी बात हो गई भोजन करने की। जो लोग, सारे लोग कह रहे हैं कि इम्यूनिटी के कारण जो है कि इम्यूनिटी के द्वारा हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी कम क्यों है? हमारी इम्यूनिटी कम क्यों है? इसलिए कि हम उचित दिनचर्या, उचित प्रकार से भोजन करने का क्रम नहीं अपनाते। मेरा ऐसा मानना है कि हमें सुबह में नाश्ता नहीं करना चाहिए। नाश्ता और चाय ये नहीं करना चाहिए। सुबह में सोकर उठने के बाद जितना जल्दी हो सके 2 से 3 घंटे के अंदर पहला और पूर्ण भोजन ग्रहण करना चाहिए। पहला और पूर्ण भोजन। दूसरा भोजन कम से कम 5 से 6 घंटे, 7 घंटे के अंतर पर। और हमें केवल और केवल
2 ही भोजन करना चाहिए। तीसरे भोजन का जो समय है वो सूर्यास्त के बाद का नहीं है। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध होता है कि शाम की रसोई बंद कर दीजिए। रसोई सुबह में और दोपहर में केवल जलनी चाहिए। रात्रि की रसोई धीरे धीरे बंद कर दीजिए। एकाएक नहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन रात्रि की रसोई धीरे धीरे ऑफ करिए। इससे हमें बहुत सारा लाभ मिलता है। मधुमेह के रोगी केवल इतनी सी दिनचर्या का पालन करके, सामान्य रोगी अपने शुगर लेवल को मेंटेन कर लेते हैं, अपने शुगर लेवल को मेंटेन कर लेते हैं केवल इतनी सी दिनचर्या पालन करके कि सुबह में पूरा भोजन, दोपहर में थोड़ा भोजन और रात्रि में भोजन का निषेध। रात्रि में भोजन का निषेध अर्थात सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना है। जो भी खाना है सूर्यास्त के पूर्व खा लेना है। डॉक्टर साहब प्लीज, मैं ये पूछ रहा था सर कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे ही मैं पूछ लूं कि जो ये पित्त प्रकृति के लोग हैं, क्या उनको धूमपान दिया जा सकता है? नंबर 1। ये कीड़ा जड़ी क्या है? नंबर 2, इसके बारे में प्लीज। देखिए, धूम्रपान हमारा कोविड के संबंध में इसलिए जो है कि एक जनरल जो है कि आइडिया है कि क्योंकि इसके पहले के वैद्यों ने कहा कि यह वातज और कफज, वात और कफ, पित्त के भी केसेस हैं, जिसमें रक्तस्खलन हो रहा है या एपिटैक्सिस हो रही है, पित्त प्रकोप के भी बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन जितने केसेस वात और कफ के हैं उतने पित्त के नहीं है। तो जो धूम्रपान होता है वो वात कफ सामक होता है, पित्त प्रकोपक नहीं होता है। वात कफ सामक होता है, पित्त प्रकोपक नहीं होता है। इसलिए यदि पित्त प्रकोप है, रक्तस्खलन हो रहा है, उस कंडीशन में भी हम धूम्रपान करा सकते हैं। हमें युक्तिपूर्वक इस बात को विचार करना चाहिए कि यदि हमें रोगी को देना है तो हम उसके प्रकृति का ध्यान रखें कि हमें उसमें ऐसी औषधि डाल देनी चाहिए जैसे कि जो पित्त का भी शमन करे। धूम जो होता है उष्ण होता है, इसलिए ऐसा जो है कि मान सकते हैं कि वो पित्त प्रकोप करेगा या रक्तस्खलन को या एपिटैक्सिस को बढ़ा देगा। लेकिन हमारा जो ऐसा अनुभव है कि हमने बहुत सारा जो है कि धूम्रपान कराया है, सामूहिक रूप से धूम्रपान कराया है लोगों को अनुभव देने के लिए, लेकिन ऐसा जो है कि कोई विशिष्ट लक्षण जो है कहीं प्रकट नहीं हुआ अभी तक। इसलिए धूम्रपान जनरली, क्योंकि प्रायोगिक धूम्रपान हमने जो प्रायोगिक धूम्रपान है वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए है और नित्य प्रति करने वाला धूम्रपान है। यहाँ पर हम तो सिगरेट स्मोकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो प्रायोगिक आयुर्वेदिक धूम्रपान की बात कर रहे हैं। तो वह धूम्रपान किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है। हमें 20 बार नहीं पिलाना है, ज्यादा से ज्यादा 1 बार या 2 बार, क्योंकि अधिकतम उसका जो मात्रा है वो 2 बार है, मिनिमम नहीं भी है। यदि हमारी नहीं इच्छा है तो हम नहीं भी करते हैं, लेकिन अधिकतम 2 बार रिकमेंडेड है। 2 बार से ज्यादा रिकमेंड नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है। 8 काल बताए गए हैं, अलग अलग समय में जो है कि हम उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन जो उसका अधिकतम मात्रा है वो 2 बार का है। तो धूम्रपान के विषय में कोई जो है कि हमारे ख्याल से कि विरोधाभास की चीज नहीं है। पित्त प्रकृति के लोगों को भी धूम्रपान करा सकते हैं। तो कोरोना मरीजों जी कुछ और पूछना है? बॉस यहाँ पे प्लीज कीड़ा जड़ी के बारे में थोड़ा सा बता देना, कीड़ा जड़ी के बारे में। अच्छा। कोरोना मरीजों के लिए जो सामान्य दिनचर्या हमने जो बनाई है, जो लोगों को मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूं, जिससे बहुत ही अच्छा लाभ मिल रहा है मरीजों को। सुपाच्य एवं स्वल्पाहार एवं उपवास, सप्ताह में 2 बार, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक टाइम का उपवास करिए। लगातार उष्ण जल का सेवन, तो बहुत सारे रोगियों में कॉम्प्लिकेशन भी आया। लोग ज्यादा गर्म पानी पीने लगे, उससे लोगों को प्रॉब्लम हुई। तो हमने जो है कि इसमें परिवर्तन भी किया।
जिन लोगों को ज्यादा गर्म पानी पीने से दिक्कतें हुई, उनको जो है कि केवल भोजन के समय हमने गर्म पानी का निर्देश किया कि भोजन के समय कम से कम एक बार जो है कि गर्म पानी प्रयोग करें, कम से कम 200 ml। भोजन करने के साथ किसी भी तेल का नस्य करना, प्रतिमर्श नस्य, जिसकी चर्चा अभी मैंने पहले की। प्रतिमर्श नस्य सामान्य रूप से हर व्यक्ति को अपने नाक में 2-2 बूंद तेल डालना है निश्चित रूप से। हल्दी या प्रायोगिक धूमपान, हरिद्रा के द्वारा जो अभी मैंने बताया, हरिद्रा और घृत मिश्रित चूर्ण का धूम्रपान, अथवा किसी अन्य प्रायोगिक धूमपान जो कहीं कोई मिल रहा है, यदि तो कोई जान रहा है तो। जो भी भोजन हम कर रहे हैं उसको इस प्रकार से करना जिससे कि हमारा भोजन अच्छी तरह से पचे, जिससे कि हमारा भोजन अच्छी तरह से पचे, जिसके लिए मैंने लोगों को तक्र के सेवन का निर्देश किया। तक्र के सेवन के लिए सुश्रुत संहिता में वर्णित तक्रचूर्ण लोगों को मैंने फार्मूला बताया कि ये फार्मूला है, लोग अपने घर में बनाएं और दोपहर के भोजन के समय तक्र का सेवन करें, दोपहर के भोजन के साथ तक्र का सेवन करें। तीसरा जो है कि बसंत ऋतुचर्या का पालन करने के लिए निर्देश किया। यहाँ पर अधिकांश वैद्य हैं, चिकित्सक बंधु हैं, इसलिए उनके सामने बसंत ऋतुचर्या का वर्णन करना आवश्यक नहीं लगता है। बसंत ऋतुचर्या के लिए मैंने लोगों को बसंत ऋतु की जो चर्या है वो लोगों को मैंने बताई। कोरोना मरीजों के लिए और कोरोना से डरने वाले लोगों के लिए और सामान्य रूप से इस काल में, इस महामारी के काल में लोगों को किस तरह से दिनचर्या का व्यवहार करना चाहिए, इसके संबंध में मैंने ये बातें लोगों को प्रसारित की। एक और बहुत महत्वपूर्ण मैंने जो है लोगों को प्रिस्क्रिप्शन दिया कि जल की नियंत्रित मात्रा का सेवन करना है। ये सारी चीजें हमारे अग्नि बल के संदर्भ में निर्धारित की गई, हमारे अग्नि के संदर्भ में निर्धारित की गई। किसी भी प्रकार से हमारे शरीर की अग्नि, जैसा कि एक दिन पहले जो वैद्य महेंद्र सिंह थे, उन्होंने इस बात पर बहुत ही गहराई से चर्चा की थी कि हमें हर प्रकार से अपने अग्नि की रक्षा करनी है। ये पूरी की पूरी जो दिनचर्या है, ये उसी बात को ध्यान में रख करके बनाई गई है कि हमारा अग्नि बल कैसे संरक्षित रहे। जल की नियंत्रित मात्रा का सेवन करें। यदि हम जल की नियंत्रित मात्रा का सेवन करते हैं, जल की नियंत्रित मात्रा लेते हैं, तो हमारा अग्नि बल नहीं कम होता है। सामान्य रूप से इस बात को हम समझें कि यदि अग्नि जल रही है, हमने हवन कुंड में अग्नि जला रखी है और उसमें हमने 1 लोटा पानी डाल दिया, तो सारी अग्नि बुझ जाएगी। उसी तरह से हमारे शरीर में जो अग्नि का स्थान है वो हृदय के नीचे, हृदय और नाभि के बीच में है, और जो भी जल हम पीते हैं वो ऊपर से ही जाता है और सीधे अग्नि के ऊपर जाकर के पूरी अग्नि को बुझा डालता है। इसलिए मैंने सभी मरीजों को यह निर्देश दिया कि आप जल की मात्रा का जो निर्धारण है वो इस प्रकार से करें कि जब भी प्यास लगे 150 से 200 ml पानी से ज्यादा पानी मत पीजिए। शरीर में जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी पीजिए। ये 3-4 बातों में मैंने उनको समेटा। लोग इस बात को पूछते हैं कि कितनी मात्रा में जल को पिया जाए, तो जल की उतनी ही मात्रा हमें लेनी है जितनी हमारी आवश्यकता है। इसका निर्धारण हम स्वयं करते हैं। इसका कोई जो है कि स्टैंडर्ड मानक नहीं है कि नहीं हमको इतना ही पीना है। ये इतनी दिनचर्या का मैंने प्रिस्क्रिप्शन लोगों को दिया। इसके अलावा लोग घर में कैसे अपने लिए औषधियों का निर्माण कर सकें। कोई दूर है, नहीं आ सकता है, लोगों को मैंने गुड़ार्द्रक बनाने के लिए बताया कि कैसे गुड़ार्द्रक बना करके आप अपनी खांसी को, गुड़ार्द्रक का बहुत ही जबरदस्त
प्रभाव होता है जब हमारी खांसी हमारे कंट्रोल में, हमारे बस में नहीं होती है, हम बहुत ज्यादा खांसते हैं, ड्राई कफ। तो हमने बताया लोगों को कि गुड़ अदरक कैसे बनाया जाता है। अदरक को रेत लीजिए, उसको घी में भून लीजिए, उसमें गुड़ डाल के पका लीजिए और उसको गरम गरम खाइए। ये हमारे यहाँ गांव में जो है कि जिसकी खांसी नहीं ठीक होती है, वो लोग अपना घर में इस तरह का नुस्खा बना करके खाते हैं। और हमारे संहिताओं में भी, हमारे ग्रंथों में भी गुड़ अदरक का वर्णन है, गुड़ अदरक का प्रिपरेशन जो है कि बनाने का निर्देश है कि कैसे गुड़ अदरक बनाया जाए। बॉस कितनी मात्रा लेंगे इसमें गुड़ की और अदरक की, प्लीज बता दीजिएगा। अदरक की मात्रा जो है कि आवश्यकता अनुसार जो है कि हमें लेना है, लेकिन जो रेशियो है कि यदि हम 50 ग्राम अदरक लेते हैं, 50 ग्राम अदरक यदि हम लेते हैं, तो हमें कम से कम जो है कि 100 ग्राम तक गुड़ उसमें डालना चाहिए। और घी की मात्रा यथावश्यक जितना भूनने के लिए इस्तेमाल की जाए। दूसरा, मैं जो है कि लोगों को प्रिस्क्रिप्शन में घर पे लोग पूछते हैं कि कैसे हम जो है कि कोई काढ़ा बना करके पी लें। तो बहुत सारा काढ़ा वितरित किया जा रहा है, गवर्नमेंट वितरित कर रही है और लोग संस्थाएं वितरित कर रही हैं। तमाम तरह से लोग जो है कि लोगों की मदद के लिए आगे हैं, लेकिन हमने जो लोगों को बताया, जिन लोगों ने इस बात की कंप्लेन की कि बहुत नाक बह रही है, बहुत सर्दी जुकाम है, उसके लिए हमने बताया अजवाइन आधा चम्मच, 4 से 5 तेजपत्र, 8 से 10 काली मिर्च, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, दालचीनी, तुलसी का पत्र, गुड़ और नमक, गुड़ और नमक, इसको बना करके रख लीजिए। या एक बार बनाना है तो एक बार के लिए इतना पका लीजिए, 2-3 कप चाय में तैयार होती है और 2-3 लोग इसमें पी सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ गांव में हमारी माता जी, हमारी दादी जी, हमारे एक बड़े पिताजी जो थे, जो हमको ये सब फार्मूला नोट कराए थे, तो ये फार्मूला तब से हम इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त इसका रिजल्ट मिलता है कि फर्स्ट खुराक से ये लोगों को लाभ देता है, पहली खुराक से लाभ देता है। अभी विनीश जी ने बॉस कहा अगर कि कीड़ा जड़ी के बारे में थोड़ा सा, काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कीड़ा जड़ी के बारे में, प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बता दें आप। कीड़ा जड़ी हिमालय में पाई जाने वाली एक, हाई एल्टीट्यूड पर पाई जाने वाली एक वनौषधि है। यह एक जो है कि प्रकार का मशरूम है, फंगस है, जो एक कैटरपिलर के ऊपर में ग्रो करता है। और ऊपर हाई एल्टीट्यूड्स पर जहां पर पेड़ समाप्त हो जाते हैं, बुग्याल शुरू हो जाते हैं, पास्चर लैंड शुरू हो जाता है, अप्रैल महीने में जब बर्फ पिघलनी शुरू होती है तो घास उगती है। उसी समय तितली जो है कि वहां पर अंडे देती है, जिसका कैटरपिलर जो है कि घासों की जड़ों को खाता है। और उसी में जो है कि ये फंगस का स्पोर, कीड़ा जड़ी का स्पोर पड़ा रहता है। तो वो जैसे ही बर्फ पिघलती है, थोड़ा टेम्परेचर मिलता है, तो फंगस का माइसीलियम ग्रो करने लगता है। और जैसे ही वो कैटरपिलर को पाता है, कैटरपिलर के ऊपर में वो अटैक करके उसको मार देता है माइसीलियम, और उसमें से एक जो है कि कीड़ा जड़ी निकलता है। उसी को कीड़ा जड़ी कहते हैं, तो क्योंकि वो कैटरपिलर के साथ में ही वो जो है कि मार्केट में उपलब्ध है। लेकिन जो कल्टीवेशन किया जाता है, वैज्ञानिक शोधों में जो है कि ये पाया गया कि इसकी 300 प्रजातियां होती हैं। और जो प्रॉपर्टी, मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो यारसा गुम्बा की है, जो कीड़ा जड़ी की है, जो हिमालय में कैटरपिलर के ऊपर में ग्रो करता है, जो प्रॉपर्टी उसकी है, वही उसी तरह की प्रॉपर्टी कार्डिसेप्स मिलिटेरिस जो है कि जनरेट करता है, और उससे भी अच्छी जो है कि प्रॉपर्टी जनरेट करता है। क्योंकि जो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, उसकी जब केमिकल एनालिसिस की जाती है, तो ये पाया जाता है कि जो हम कल्टीवेट कर रहे हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट में, वो उसमें जो है कि जो केमिकली कार्डिसेपिन और एडिनोसिन, जो उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है, वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है बनिस्बत
जो कीड़ा जड़ी नेचर में पैदा होती है। तो इसका कल्टीवेशन जो है कि भारत में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। देहरादून में मशरूम गर्ल के नाम से फेमस है दिव्या रावत, वो कर रही है कल्टीवेशन, और भारत में बहुत सारे लैब लोगों ने बना रखा है। और जब मैंने ग्रेजुएशन के समय में जब मैंने कीड़ा जड़ी के बारे में पहली बार सुना था, उसी समय मैंने इसके कल्टीवेशन की परिकल्पना की थी। और लगभग 1.5 साल पहले मेरे सामने एक वीडियो जो है कि आया यूट्यूब में, उस वीडियो को मैंने देखा, उसी दिन मैंने निश्चय किया कि मैं इमीडिएटली जो है कि मैं बनाऊंगा, और 6 महीने के अंदर मैंने अपना लैब तैयार कर दिया। हमारे यहाँ प्रोडक्शन चल रहा है इस समय, कीड़ा जड़ी पैदा हो रही है, और मैं उनको तमाम बीमारियों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिस भी, जैसे कि हम स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल करते हैं कि जिस भी औषधि में मिला देते हैं उसके गुण को स्वर्ण भस्म जो है हजारों गुना बढ़ा देता है, उसी तरह से मैं कीड़ा जड़ी का प्रयोग कर रहा हूं कैंसर के लिए, लिवर सिरोसिस के लिए, और हमने सबसे ज्यादा उसका प्रयोग किया है कोविड इन्फेक्शन में लोगों की जान रक्षा के लिए। सबसे ज्यादा अभी तक मेरा जो इस्तेमाल हुआ है उसमें, जिन परिवारों ने हमारी इस प्रिपरेशन का इस्तेमाल सप्ताह में 2 से 3 दिन तक किया है, उनके परिवारों को कोविड ने छुआ नहीं। उनके परिवारों को जो प्रिपरेशन मैंने बताया शुरुआत में, जिसमें मैंने कीड़ा जड़ी, असगंध, त्रिकटु, लवंग, गिलोय, दालचीनी और तुलसी पत्र, मुलेठी, इन चीजों को डाल करके जो मैंने योग बनाया, जिन परिवारों ने इसका इस्तेमाल किया उनके घर में कोरोना ने अभी तक दस्तक नहीं दी। वो अपनी सामान्य चर्या, सामान्य मार्केटिंग, सामान्य ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, और सावधानी तो सभी लोग बरत रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतते हुए भी लोग कोविड के शिकार हो जा रहे हैं। सावधानी बरतते हुए भी लोग कोविड के शिकार हो जा रहे हैं। कहां से कोविड उनके पास आ रहा है, सीरियस हो जा रहे हैं। अभी कार्यक्रम के प्रारंभ में हमारे पास सूचना आई कि हमारे सीनियर साक्या बोस जो है कि नहीं रहे, कोविड से उनका निधन हो। तो बहुत सावधानी के बाद भी लोग जो है कि नहीं बच पा रहे हैं, और हमने इस कॉम्बिनेशन को लोगों को रेगुलर इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया। केवल और केवल माइंड सेट इस तरह से बना रहे, मन में भय न रहे कि हमें कोविड हो सकता है। उनके अंदर में इस बात को आप विश्वास, जैसे इस मेंटल इश्यूज पर भी बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि हमारे अंदर में पॉजिटिविटी हो तो कोविड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही नेगेटिविटी हावी होती है हमारी इम्यूनिटी जो है कि, ऐसा लोगों ने एक्सप्लेन किया कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। क्योंकि कोरोना वो किसी भी व्यक्ति को नहीं पहचानता कि किसकी इम्यूनिटी है, किसकी इम्यूनिटी नहीं है। हमने बहुत अच्छी इम्यूनिटी वालों को भी मरते हुए देखा, बहुत अच्छी इम्यूनिटी वालों को भी मरते हुए देखा, बहुत हृष्ट पुष्ट मजबूत लोगों को मरते हुए देखा। तो इम्यूनिटी का रोल वहीं तक है कि जब तक कि हमारे शरीर में कोई आक्रांता आया, बाहर से आक्रमणकारी आया, और हमारे शरीर के अंदर में जो सेना है लड़ करके उसको धराशायी कर, यदि हमारी सेना लड़ करके उसे धराशायी कर दी तो हम जीत गए, अन्यथा वो हमें हरा देती है। बहुत सारे लोग हार रहे हैं, बहुत सारे कारण उसके पीछे हैं, सारे कारणों की चर्चा करना उचित नहीं है। तो कार्डिसेप्स मिलिटेरिस के संबंध में बहुत सारा लिटरेचर, शोध पत्र प्रकाशित हुआ है, मोर देन 100। आप जो है कि नेट से सर्च करके कार्डिसेप्स मिलिटेरिस के संबंध में बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, जो ऑथेंटिक रिसर्च पेपर्स, वेबसाइट्स के द्वारा जो, या सामान्य रूप से जो जानकारियां लोग जो है कि एक्युमुलेट करके दे रहे हैं, उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हैं, जो इंटरनेशनल जर्नल्स में जो है कि जो डिफरेंट डिजीजेस पर, डिफरेंट प्रकार के जो है कि अलग अलग इश्यूज पर जो उसके संबंध में रिसर्च की गई है, आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा कार्डिसेप्स मिलिटेरिस को मिलाने का जो उद्देश्य था, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कोविड के संबंध में आई कि इसने जो है कि लंग्स को प्रभावित करना है। कार्डिसेप्स मिलिटेरिस हमने इसमें इसीलिए डाला क्योंकि हमने इसका रिसर्च पेपर पढ़ा था
कि कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस खाने से हमारे लंग्स की जो ऑक्सीजन कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन ट्रांसफर करने की कैपेसिटी होती है, वो बढ़ जाती है। क्योंकि इसका प्रयोग एथलीट्स लोग करते हैं, जिससे उनकी स्टेमिना बढ़ जाती है। उस पर रिसर्च किया गया, माउस पर रिसर्च किया गया, और ये पाया गया कि जिन माउस को जो है कि कॉर्डिसेप्स खिलाया गया, उनके शरीर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी सामान्य रूप से जो है कि अन्य माउस की अपेक्षा ज्यादा है। तो ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, एक्सचेंज की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। हम जिस भी तरह से कहें इस बात को, ये बात जो है कि को ध्यान में रख करके मैंने कार्डिसेप्स मिलिटेरिस का प्रयोग इस योग में किया था, क्योंकि जो कोविड था उसका सबसे बड़ा अटैक जो है कि लंग्स पर हो रहा था। बॉस, इसमें इसकी रेशियो बता देंगे प्लीज थोड़ा, रेशियो कैसे यूज किया आपने? इसमें रेशियो है जो कि कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस चौथाई पार्ट हमने, क्योंकि बहुत महंगा आइटम है इसलिए चौथाई पार्ट डाला है इसमें, 1/4, असगंध 1 भाग, सुंठी 1 भाग, पिपली 1 भाग, काली मिर्च 1 भाग, लवंग 1 भाग, गिलोय 1 भाग, दालचीनी 1/4 भाग, और तुलसी पत्र 1 भाग, मुलेठी चूर्ण 1 भाग, मुलेठी चूर्ण 1 भाग। ये रेशियो रहा इसका। बॉस, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन से आ रहे हैं हमारे पास बहुत ज्यादा कि अगर कोविड का प्लॉट्स आ रहे हैं उसमें हम क्या चिकित्सा दे सकते हैं? कोविड के क्लॉट्स आ रहे हैं तो उसके लिए जो है कि हमारा जो अपना पर्सनल क्लॉट के ऊपर में अनुभव है कि स्नेक 30 एक कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम। ये कुरकुमीन का कैप्सूल है, कुरकुमीन का कैप्सूल है। क्योंकि हमने जो है कि बहुत सारे लोगों की जो ब्लड थिनर की जो दवाई खाते हैं, ब्लड थिन करने की जो दवाई खाते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो ब्लड थिनर खाते हैं एस्पिरिन। हाँ, एस्पिरिन जो खाते हैं, उसकी जगह पर मैंने जो है कि इससे बिल्कुल इमीडिएटली शिफ्ट हो जाता है, उतना ही काम करता है जितना एस्पिरिन काम करता है। कुरकुमीन का जो कैप्सूल होता है वो बहुत इफेक्टिव है, जो है कि ब्लड थिनर के रूप में बहुत जबरदस्त काम करता है। हम इमीडिएटली उसको शिफ्ट कर देते हैं जो है कि आयुर्वेदिक औषधि से, फर्स्ट डे से बंद कर देते हैं। किसी भी जिसका जो है कि छल्ले पड़े हुए हो, हार्ट में बाईपास हो रखी हो, और वो नियमित रूप से एस्पिरिन ले हैं, उनके एस्पिरिन को मैं इमीडिएटली जो है कि विड्रॉ कर देता हूँ इसी कैप्सूल से। बॉस, इसमें जैसे हाई ग्रेड फीवर है, मान लीजिए कि 103, 104 या 104.5, इसमें आपकी चिकित्सा क्या रहती है? हाई ग्रेड फीवर के लिए हम जो है कि स्पॉन्जिंग करवाते हैं, और ये जो हमने जो कॉम्बिनेशन दिया है, इस कॉम्बिनेशन के 1 चम्मच को आधे घंटे में पीने के लिए कहते हैं, डाइल्यूट कर करके। इसको डाइल्यूट कर करके पीने मात्र से आधे घंटे में बिल्कुल पूरा शरीर पसीने पसीने हो जाता है और बुखार उतर जाता है। जहां पर हमने जो है कि जो अभी हमने कॉम्बिनेशन बताया है कॉर्डिसेप्स के साथ में, ये कॉर्डिसेप्स का कॉम्बिनेशन हमने 2 ग्राम की मात्रा रिकमेंड की है लोगों को लेने के लिए। जो कोविड पेशेंट हो गए हैं, जिनके अंदर में सीवियरिटी डेवलप होने लगी है, उनको 3 से 4 बार, जो सामान्य रूप जिसके पास कोई सिम्टम नहीं है, कोविड पॉजिटिव नहीं है, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा 1 बार, ज्यादा से ज्यादा 1 बार। तो जिसको फीवर है
उसके फीवर को इमीडिएटली खत्म करने के लिए और जो अन्य औषधियां जो प्रेस्क्राइब करते हैं उसमें जो है कि हम उनको संजीवनी बटी देते हैं, 2-2 गोली 3 से 4 बार, 5-5 घंटे पर, 4-4 घंटे पर संजीवनी बटी जो 1 रत्ती की गोली होती है, 125 mg की जो गोली होती है उसको मतलब कि 250 mg 3 बार या 4 बार, और साथ में जो है कि ये काढ़ा। हमारा जो दूसरा पसंदीदा जो प्रिस्क्रिप्शन है, मेडिसिन है, वो है नारदी लक्ष्मी विलास रस। नारदी लक्ष्मी विलास रस की 1-1 गोली 2 बार, संजीवनी बटी 3 से 4 बार भी हम देते हैं, लेकिन नारदी लक्ष्मी विलास रस 2 बार। इसमें कुछ रस औषधियों का यूज करते हैं आप डॉक्टर वीरेंद्र जी? रस औषधियों के ज्वर बारे में को, मैंने ज्वर में बताया, मैंने लिमिटेड रस औषधियों का प्रयोग किया है। हमने हमारी जो रेंज रही है मैंने पहले ही उसको बता दिया है, जिसमें मैंने बताया है कि त्रैलोक्य चिंतामणि, हाँ 2-3 स्वर्ण प्रिपरेशन मैंने इस्तेमाल किए हैं, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, श्री जयमंगल रस और स्वर्ण बसंत मालती रस। अभी इधर जो है कि मैंने पिछले 10 दिनों से मल सिंदूर का प्रयोग करना प्रारंभ किया है। बाकी का जो है कि वही मेरा नारदी लक्ष्मी विलास रस, आनंद भैरव रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, मतलब इन्हीं के कॉम्बिनेशन में मैंने गोदंती, भस्म, शुद्ध टंकण, श्रृंगाराभ्र रस, सीतोपलादि, तालिशादि, त्रिकटु चूर्ण, इन्हीं के कॉम्बिनेशन मैंने सभी लोगों को अल्टर करते हुए, जैसा जिसने सिम्टम बताया, जैसा जिसने जो है कि अपना लक्षण बताया और जैसी सीवियरिटी रही उसके आधार पर मैंने प्रिस्क्रिप्शन जो है कि लोगों को मैंने बहुत ज्यादा जो है कि और अवलेह के संबंध में भी मैंने बताया कि मैंने ये 4 अवलेह मैंने इस्तेमाल किए मात्र। एक च्यवनप्राशा अवलेह, सबसे ज्यादा मैंने च्यवनप्राशा अवलेह इस्तेमाल किया, व्याघ्री हरित की, कंटकार्यावलेह और वासावलेह, ये 3 अवलेह और इस्तेमाल किया। और काढ़े में मैंने सिरसादी काढ़ा के अलावा कोई और काढ़ा इस्तेमाल नहीं किया। और जो ये जो दूर से लोग जो पूछते हैं कि घर में हम अभी क्या कर सकते हैं, तो जो मैंने अभी वो बताया कॉम्बिनेशन, एक दादी का नुस्खा मैंने लोगों को बताया। डॉक्टर साहब, ये इसमें कोविड में पंचकर्म जैसे वस्ती और वमन का कुछ अनुभव आपका रहा हो? अभी मैंने शुरू में ही इस बात को शेयर किया कि मैंने जो है अपनी बुआ जी को जो है तीसरे सिरोविरेचन का जो है कि नस्य, सिरोविरेचनिक नस्य दिया। कोविड हॉस्पिटल में काम करने का मौका मिले तो मैं बहुत सारे प्रयोग कर डालूंगा, जो है कि जब मेरा जो सीरियस केसेस है उसमें जो सीरियस केसेस हैं जिसमें ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, उसमें तीक्ष्ण नस्य प्रयोग करना और धूम्रपान प्रयोग करना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। और मैंने पहला प्रयोग सक्सेसफुली करके देखा कि आज उनका ऑक्सीजन स्टेबल है, मे बी कि हमारी बुआ जी बच जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रिप कर रहा था, जो है कि 5 मिनट के अंदर में वो 60-70 पर आ जा रहा था। और औषधियों में यही जो प्रिस्क्रिप्शन मैंने बताया, यही प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है। बस्ती के संबंध में और विरेचन के संबंध में, बमन के संबंध में कोई पेशेंट जो है कि मैंने ऐसा ट्रीट नहीं किया, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा जो है सिद्धांत कह रहा है कि यदि जहां पर सीवियरिटी डेवलप हो रही है उसको हम घर में ही करा दें, उसको बोल दें कि तुम जो है कि गर्म पानी पी करके कुंजल ही कर लो, लाभकारी होगा। और कुछ बातें मैं मतलब एक तरह से सद्या वमन, अगर हम सद्या वमन कर लें तो मुझे अच्छा रहेगा उसमें, सद्या वमन के लिए। हाँ, सद्या वमन करते ही जो है कि उसका जितना भी सिम्टम है सब जो है कि सबसाइड होना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन सैचुरेशन आप देखेंगे कि सद्या वमन कराने के 10 मिनट के अंदर में ऑक्सीजन सैचुरेशन बिल्कुल आपको परफेक्ट मिलेगा। बॉस, ये जो लंग्स फाइब्रोसिस है,
लंग्स फाइब्रोसिस है, इसमें क्या मतलब ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए? जो कुछ क्वेश्चंस हमारे वैद्य पूछ रहे हैं। अब ऐसा केस जो है कि जब तक हैंडल नहीं कर लेंगे, जब तक जो है कि ऐसे केस जो है कि ट्रीट नहीं कर लेंगे, तब तक जो है कि इसके बारे में कह पाना, सिद्धांत का चर्चा करना, यहाँ पर तो हम लोग अनुभव साझा करने के लिए बैठे हैं, तो केवल और केवल जी जी अनुभव जी, की बात ही हम करना ठीक चाहते हैं। है। एक प्रश्न आ रहा है, क्या अर्श के मरीज को गुणार्द्रक दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं गुणार्द्रक अर्श के मरीज को, क्योंकि अर्श का जो जो मूल कारण है वो अग्नि है, और जो गुणार्द्रक है वो अग्नि दीपक है, अग्नि बढ़ाने वाला है। वो उसके उस अर्श के मरीज को नुकसान नहीं करेगा। अर्श की चिकित्सा में भी कहीं ना कहीं हम दीपन पाचन का एक पार्ट हमेशा रखते हैं। अर्श की चिकित्सा में कहीं ना कहीं हम दीपन जी पाचन जी, का एक पार्ट हमेशा रखते हैं। इसलिए जो बंधु ये प्रश्न लिख रहे हैं, बिल्कुल जो है कि इसका क्लियर कट जो है कि अपने मन में कॉन्सेप्ट रखे कि गुड़ अदरक हम अर्श के मरीज को दे सकते हैं। यहाँ पर और बॉस प्रश्न आएगा। इसमें ये, हाँ मैं ये कहता कि जैसे अपना शुष्क और आर्द्र अर्श है, तो जहाँ आर्द्र यानी कि जो ब्लीडिंग पाइल्स है उसमें कहीं ना कहीं हम गुड़ गुड़ अदरक को ना दें, और जो हमारा शुष्क अदरक है, जो वात कफज है, उसमें हम गुड़ अदरक दे सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। देखिए सिद्धांत में जो है कि बहुत सारी चीजें हैं। हम एक पॉइंट को पकड़ते हैं तो दूसरा छूटता है, दूसरे को पकड़ते हैं तो एक छूटता है। तो इसलिए जो है कि हमने जो है कि उसके दीपन पाचन अग्नि को जो है कि ख्याल किया, तो यहाँ पे दूसरा दोष जो है कि गड़बड़ होने लगा। तो हम कुछ छोटे छोटे जो है कि चीजें जो है कि हमने पकड़ रखी हैं अपने चिकित्सा में, कि जैसे हमने सभी रोगियों का, चाहे वो भले ही स्लिप डिस्क का हो, गृध्रतिवात का हो, हमें उसकी अग्नि का ख्याल करना है। हमें सभी रोगियों की अग्नि का ख्याल करना है। अग्नि हमारे शरीर के मध्य में है, अर्थात जैसे जो कोई पहिया है उसकी धुरी है, तो अग्नि हमारे सभी चीजों के लिए धुरी का काम कर रही है। तो एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो यदि हम अग्नि को सिद्ध करना शुरू कर देते हैं, ये बात मुझे तब समझ में आई जब हमने अग्निहोत्र के अग्नि में, अग्निकुंड की अग्नि में, हमारे हवन कुंड की अग्नि में, जब मैंने कड़ाहे में पकता हुआ गुड़ देखा, मैंने बहुत विचार किया कि हमने कड़ाहे में पकता हुआ गुड़ क्यों देखा। तो ये बात समझ में आई कि कड़ाहे में जो पकता हुआ गुड़ है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में गुड़ पकने की प्रक्रिया चल रही है। हमारे शरीर में कहीं ना कहीं गुड़ पकने की प्रक्रिया चल रही है। और यह गुड़ पकने की जो प्रक्रिया है, जैसे कि हमने गन्ने का रस निकाला और कड़ाहे में रख करके नीचे से आग लगा दिया और गुड़ बन गया। गुड़ को हम सालों साल रख सकते हैं, लेकिन गन्ने के रस को हम रख देंगे तो 24 घंटे में सड़ जाएगा। वही स्थिति हमारे शरीर में हो रही है कि हमने जो खाया, उसको जो पचा करके जो रस बनाया, वो गन्ने के रस के समान कच्चा है। और हमारे शरीर में अग्न्याशय नामक अंग से जो भी अग्नि निकलती है, उस कच्चे रस का पाक करके गुड़ बनाती है। अर्थात जो हम 13 प्रकार की अग्नियों का वर्णन करते हैं अपने पढ़ाई के दौरान, कि हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं। एक होती है जठराग्नि, 5 महाभूताग्नि और 5 धात्वाग्नि। तो कहीं ना कहीं जो कारण गिनाए हैं आचार्य चरक ने, प्रमेह रोग के संबंध में हम चले जा रहे हैं, प्रमेह रोग के ऊपर चले जा रहे हैं अग्नि को लेकर के। इस अनुभव के द्वारा जो अग्निहोत्र के हवन कुंड में मैंने गुड़ पकने की प्रक्रिया देखी, उससे पूरा निष्कर्ष यही निकला कि हमारे शरीर में गुड़ बढ़ने की प्रक्रिया बंद हो रही है। किस कारण से? हमारे अग्नि के मंद होने से। और जैसे ही मैंने इस अभियान को चलाया, अभी मैंने जो सामान्य दिनचर्या में जो बात बताई है,
कि हम अपने अग्नि को बिल्कुल मजबूत रखने के लिए किस तरह की दिनचर्या का पालन करें। जिन जिन परिवारों ने, जिन जिन रोगियों ने, जिनको मधुमेह नामक बीमारी थी, इस दिनचर्या का पालन करते ही उनका जो है कि सामान्य रूप से जो लेवल फास्टिंग का 120, 130, 140 रहता था, वो नॉर्मल जो है कि 100 के नीचे आ गया, केवल और केवल इस दिनचर्या का पालन करने मात्र से। तो जो बाहर में हम देख रहे हैं कि कड़ाहे में गुड़, गन्ने का रस पक करके गुड़ बन रहा है, वही प्रक्रिया हमारे शरीर में हो रही है। इसलिए मैंने अग्नि को आधार बना करके अग्नि के चिकित्सा सर्वप्रथम, अग्नि को बढ़ाने की सारी चिकित्सा, सारा उपाय सर्वप्रथम हमें करना है। उसके बाद जो भी लक्षण है, जो भी दोष है, जो भी आवरण है, जिनका पाचन करना है, किसी को निर्हरण करना है, जो भी करना है उसके बाद करना है। पहले हमें उसकी अग्नि को चेक करना है, उसकी अग्नि को दीप्त करना है। यही बात हमने कोविड के संबंध में भी इसके पहले एक्सप्लेन किया कि ये जो ज्वर है, इस ज्वर की चिकित्सा में हमें लंघन करना है, हर प्रकार का लंघन मैंने बताया कि भोजन से कैसे हर व्यक्ति को लंघन करना है, पानी से कैसे लंघन करना है। उसको यदि हम अभी डिटेल में उसकी हम चर्चा करें तो वो सारी बातें वही निकल के आएंगी। शाम का भोजन बंद करने का जो प्रभाव होता है, उसका सीधा प्रभाव, सीधा सीधा संबंध हमारी अग्नि से होता है। शाम को यदि हमने भोजन किया, रात्रि में देर से भोजन किया, तो रात्रि में हम विश्राम करते हैं, सोते हैं, सोने से कफ बढ़ता है। जैसे एक बात चरक संहिता में लिखी हुई है कि हम यदि दिन के काल में 1 घंटा सोते हैं, वो रात्रि के 2 घंटे के बराबर हो जाता है, रात्रि के 2 घंटे के बराबर हो जाता है। तो जो दुबले पतले लोग हैं, उनकी चिकित्सा में मैं ये प्रेस्क्राइब करता हूं कि तुम दिन में 2 घंटा सोया करो। और जिस रोगियों, जिन रोगियों ने इस बात को फॉलो करना शुरू किया है, उन्होंने इमीडिएटली वेट गेन करना शुरू कर दिया। तो रात्रि में नेचुरली हमारा वायु प्रकोप होता है, कफ का प्रकोप होता है, क्योंकि हम सोते हैं, हम शयन करते हैं। और यदि हम रात्रि में भोजन करते हैं तो और ज्यादा कफ का प्रकोप होता है। उस कफ प्रकोप से बचने के लिए, कफ का प्रकोप होगा तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर में जलीय अंश की वृद्धि होगी और अग्निमंद होगी। बिल्कुल साधारण तरीके से इस बात को हम सोचते हैं। दोषों की ये जो परिकल्पना है, बहुत ही साधारण तरीके से मेरे मन में बैठी हुई है कि सबसे साधारण परिकल्पना पर हमने डायग्नोसिस बनानी है। जहां पर केस फंसता है वहां पर हम वैद्य विनीत से भी परिचर्चा करते हैं। जहां पर दोष नहीं समझ में आता, वहां पर हम अपने सीनियर लोगों से भी चर्चा करते हैं, अपने गुरुजन वृंदों से भी चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले बिल्कुल सामान्य सिद्धांत में उसकी डायग्नोसिस बनानी है, बिल्कुल सामान्य सिद्धांत में। विशेष में तब जाना है जब हमें विशेष नजर आता है। जी, इसमें घ्राण नाश जो हो रहा है या गंध नाश हो रहा है, स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल जो हो रही है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए केवल और केवल नस्य कर्म करना है। नस्य कर्म के लिए बहुत सारी चीजें हैं। कुछ नहीं मिल रहा है, घर में जो तेल है उसी से नस्य करना शुरू कर दीजिए। और जो प्रतिमर्श नस्य हमने दैनिक चर्या के लिए बताया, और जहां पर भी हम चिकित्सा के लिए नस्य कर्म का उपदेश निर्देश करते हैं, वहां पर हमें उसकी मात्रा को बढ़ा करके देना चाहिए। और यह सब कार्य वैद्य का है, वैद्य के संरक्षण में यह सारे कार्य होने चाहिए। इसलिए मैं कई जगह मेरा प्रोग्राम हुआ, अभी टीवी में भी मेरा प्रोग्राम हुआ न्यूज चैनल पे, तो मैंने लोगों से जो है कि अपील की, यही अपील की कि भैया आप जो है कि जो इंटरनेट पर, जो व्हाट्सएप में, जो मीडिया में जो भी समाचार मिलते हैं, जो भी प्रिस्क्रिप्शन मिलते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर कभी दवाई न खाएं। आयुर्वेदिक दवाई ही क्यों न हो,
ऐसा नहीं कि आयुर्वेदिक दवाई जो है कि है तो हम कुछ भी लेकर के खा सकते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन मिल रहा है। बिना अपने निकटतम, जो भी आपके निकटतम निकट में नजदीक में वैद्य है उससे परामर्श करिए, तभी जो है कि औषधि का सेवन करिए, तभी इस तरह की प्रक्रिया में जाइए। जैसे सिरोविरेचन करना है, सिरोविरेचन करना है अपनी बुआ का, तो मैं वहां खड़ा रहता हूँ, अपने सामने ही सिरोविरेचन कराता हूँ। इसलिए चिकित्सा का जो भी पार्ट है, प्रतिमर्श नस्य सबके लिए अलाउड है, सब लोग कर सकता है, अपने से नाक में 2 बूंद तेल डाल सकता है। लेकिन जहां 2 बूंद से ज्यादा डालने की बात है, भले ही वो सरसों का तेल क्यों ना हो, जैसे नींबू के नस्य की चर्चा बीच में आई थी, नींबू के रस की, तो नींबू के रस का नस्य दे सकते हैं, लेकिन बिना वैद्य के संरक्षण नींबू के नस्य अथवा किसी भी प्रकार के तीक्ष्ण नस्य की प्रिस्क्रिप्शन नहीं की जा सकती। नींबू का नस्य हमें देना है या किसी भी तीक्ष्ण नस्य का प्रयोग करना है तो वैद्य को वहां उपस्थित होना अनिवार्य है। जो लोग अपने मन में यह भ्रम डाल रहे हैं, लोग जिसने भी यह भ्रम फैलाया है, वो इसी तरह के लोग आयुर्वेद का नाश करते हैं, इसी तरह के लोग आयुर्वेद का नाश करते हैं। ऐसे समाचार पत्र में छपा के नींबू का नस्य लेते ही किसी की मृत्यु हो गई, तो वह तीक्ष्ण है, नींबू का नस्य तीक्ष्ण है, और तीक्ष्ण नस्य किसी भी रोगी के लिए सामान्य रूप से लेने के लिए अलाउड नहीं है, वह वैद्य के संरक्षण में ही होना चाहिए। तीक्ष्ण नस्य का प्रयोग बिना वैद्य के संरक्षण के नहीं दिया जा सकता। और उन्होंने इतना वीडियो वायरल किया अपना कि चारों तरफ लोगों ने जो है कि अपने घरों में नींबू का रस नाक में डालना शुरू कर दिया। ये गलत है। कुछ क्वेश्चंस जो है म्यूकरमाइकोसिस के लिए आ रहे हैं, और म्यूकरमाइकोसिस जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है हमारा लंग्स में कोविड के केस में, अभी अगर कोई अनुभव आपके पास हो तो आप वो शेयर कर सकते हैं। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है उसके लिए जो मेरा अनुभव है, मेरे पास, मैंने बहुत सारे रोगियों को ट्रीट किया है इस तरह के सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए यहाँ पर। तो हमारा जो ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है, इसमें हम जीर्ण ज्वर की चिकित्सा का जो है कि पूरा प्लान देते हैं, जिसमें हमारे जो जो मेन औषधि है श्री जयमंगल रस, स्वर्ण, इसमें श्री जयमंगल रस बनाया हुआ है मैंने इसको। श्री जयमंगल रस किरात तिक्त घनवटी या महासुदर्शन घनवटी, गोदंती भस्म, महामृत्युंजय रस, त्रिकटु चूर्ण और सीतोपलाद। त्रिकटु चूर्ण 1 ग्राम 500 मिलीग्राम 1.5 ग्राम तक बल के अनुसार, और सीतोपलादी चूर्ण 1.5 ग्राम से 3 ग्राम तक। ये कॉम्बिनेशन जो है कि मैंने प्रिस्क्राइब किया। इसके साथ में मैंने जो है कि च्यवनप्राश, षडबिंदु तेल का नस्य और पंचतिक्त घृत का सेवन सुबह में स्नेहन के लिए प्रिस्क्राइब किया। और इसका लाभ जो है कि 7 से 10 दिन के अंदर में रोगी को मिलना प्रारंभ हो जाता है। किया मैंने इस जो आपने अभी लास्ट प्रश्न किया, इसका मैंने कई सारा केस ट्रीट किया। त्रिलोक चिंतामणि के लिए अनुपान के लिए कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि बकरी का जो दूध है वो त्रिलोक चिंतामणि के लिए कहा गया है। और बकरी का दूध क्योंकि इतना आसानी से नहीं मिलता, जैसे तो उसकी जगह आप जो है कहीं ना कहीं दूध का यूज कर सकते हैं उसके लिए। और उसमें स्वर्ण, रजत, अभ्रक, लौह, प्रवाल और मौक्तिक जो है ये भस्मों का भस्मे का योग है ये त्रिलोक चिंतामणि। और इस समय जो हमारे संपूर्ण भारत में काफी सारे वैद्य इस योग को यूज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, श्वासकाश के साथ साथ क्षय जो है, जो इसकी फलश्रुति है, उसमें क्षय और जीर्ण ज्वर भी आया हुआ है। तो इसलिए त्रिलोक चिंतामणि काफी जो है आजकल कोविड में यूज हो रहा है। मैं बस आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या, क्योंकि आपके पास तो कीड़ा जड़ी है और लोगों के पास नहीं है कीड़ा जड़ी, तो क्या कीड़ा जड़ी के स्थान पे दूसरी कोई द्रव्य जो है यूज किया जा सकता है आपके फार्मूले में?
कीड़ा जड़ी नहीं है तो कीड़ा जड़ी मत डालिए, बिना कीड़ा जड़ी के बनाइए, बिना कीड़ा जड़ी के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जो है अनुभव शेयर करना था, अभी जो मैंने अनुभव प्राप्त किया, मैंने अपना अनुभव शेयर किया। एक प्रश्न है कि तीक्ष्ण नस्य के लिए द्रोणपुष्पी की जगह कटफल या अन्य कौन सा द्रव्य ले सकते हैं? या आपके पास जो भी द्रव्य उपलब्ध है उसके अनुसार आप जो है कि द्रव्य चूज कर सकते हैं। यदि आपके पास अपामार्ग बीज चूर्ण है, उससे जो है कि आप सिरोवेरेशन कर सकते हैं। आपके पास जो है कि कुछ नहीं मिल रहा है तो सबसे आसानी से मिलने वाला अर्कपत्र है, अर्कपत्र स्वरस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीक्ष्ण नस्य के लिए अर्कपत्र स्वरस के इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कि नस्य के लिए जो है कि इसीलिए मैंने इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया कि तीक्ष्ण नस्य देना है तो वैद्य के संरक्षण में ही हो, क्योंकि गांव में जो है कि पीलिया झाड़ने के लिए बंदाल का नस्य देते हैं। गांव में पीलिया झाड़ने के लिए, पीलिया के झाड़ने वाले बहुत सारे बूढ़े लोग जो है कि बुजुर्ग लोग जो है पीलिया झाड़ते हैं। वो क्या करते हैं कि बंदाल का फूल ले आते हैं, अर्थात जो लूफा एकिनेटा का जो वो होता है, फल का जो जाल होता है, वो ले आते हैं, उसको पानी में भिगा देते हैं, पानी में भिगा करके उसका रस नाक में डालते हैं। तो उनको जो है कि नस्य कर्म के संबंध में कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो 1 चम्मच एक नाक में और 1 चम्मच एक नाक में, 1 चम्मच में कितना बूंद हुआ, 5 ml हो गया सीधे सीधे, और वो नाक से लेकर के पूरे गले तक नीचे तक चला जाता है। जहां तक वो जाता है वहां तक इन्फ्लेमेशन कर देता है। वो गले तक जाता है तो गले में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसलिए ये चीजें जो तीक्ष्ण नस्य की बात है या किसी भी प्रकार के जो है संशोधन कर्म की बात है, तो वो बिना वैद्य के संरक्षण में जो है कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि महामारी में जो है कि हमें पेशेंट जो है कि फेस टू फेस नहीं मिला, उसके लिए बहुत लंबा हमें जो है कि उपक्रम लगाना होगा, तभी हमें वो फेस टू फेस पेशेंट मिलेगा। इसलिए जो है कि जो पंचकर्म, क्योंकि मेरा पंचकर्म चिकित्सा, हम 14 सालों से पंचकर्म चिकित्सा का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमें इसके संबंध में अच्छा अनुभव है। लेकिन इसका प्रयोग हमने कोविड पेशेंट्स पर नहीं किया बहुत ज्यादा, क्योंकि फेस टू फेस हमारी बुआ जी हैं, हमारे अंडर में हैं, हम अपने एक तरह से अपने घर में रखे हुए हैं उनको ऑक्सीजन पे, तो हम जैसा चाह रहे हैं वैसा चिकित्सा उनको दे रहे हैं। हाँ, ये मैं बता देना चाहता हूँ कि हम अपनी बुआ जी को एंटीबायोटिक की भी 1 डोज उनको दे रहे हैं नियमित रूप से। डॉक्सीसाइक्लिन भी जो है कि नियमित रूप से एक खुराक की लोगों ने कहा कि नहीं आप जिद मत करिए कि कोई एक एंटीबायोटिक साथ में चलने दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, 1 एंटीबायोटिक जो है कि दीजिए। लोगों ने आग्रह किया कि सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक देना जरूरी है। हमने कहा ठीक है, 1 एंटीबायोटिक दीजिए, लेकिन केवल 1 इंजेक्शन लगता है और बाकी सारी की सारी आयुर्वेदिक दवाइयां उनको चल रही हैं। विनीश जी, मुझे लगता है सभी क्वेश्चंस के जवाब मिल गए हैं। जी सर। वैद्य जी, ये कीड़ा जड़ी का प्राइस क्या होता होगा और किस रूप में आप इसको देते हैं? सर मैं कीड़ा जड़ी जो है कि इस समय जो देता हूं लगभग 750 मिलीग्राम से 1.5 ग्राम की डोज मैं देता हूं, पेशेंट की सीवियरिटी बीमारी के अनुसार। और ये किस स्वरूप में, कैप्सूल फॉर्म में है? कैप्सूल, हमने इसको जो है कि पाउडर करके कैप्सूल में पूरा होल फ्रूटिंग बॉडी कैप्सूल बना रखा है। फ्रूटिंग बॉडी को पाउडर करके उसको कैप्सूल में भर रखा है। और उसकी टेंटेटिव प्राइसिंग कितनी होती होगी? कई सवाल आए हैं ऐसे। कैप्सूल की प्राइसिंग तो सर एक्चुअल में जो उसका जो लेबोरेटरी है वो बड़ा खर्चीला है। हाँ, नहीं कोई नहीं, वो उसका MRP क्या होता होगा? 15 कैप्सूल की हमारे पास जो MRP है वो 2250 रुपए है। अच्छा, 2250 रुपये। ओके, ठीक। जी विनीश जी। जी सर। तो पूर्णता की ओर ले जाया जाए। जी सर। सर कल हमारा हार्दिक भाई जो है वो उनका फाइनल हो गया है और वो गुजरात से रहेंगे। तो जी, और एक क्वेश्चन जो आ रहा है म्यूकर माइकोसिस के लिए, तो अभी हमारे पास जो अन्य जो हमारे स्पीकर्स आएंगे
हम उनसे जरूर रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बिना कोई अनुभव के ऐसे उसके ऊपर कुछ भी बोल देना ठीक नहीं होगा। तो अभी तक जो भी हमारे जो है वक्ता रहे हैं, उनका भी मुकर माइकोसिस के ऊपर कोई अनुभव नहीं है, उनके सामने पेशेंट नहीं आए हैं। तो जैसे ही कोई हमारा अनुभूत जो है कहीं ना कहीं वक्ता रहेगा जिन्होंने उस पर काम किया है, तो जरूर हम उसके बारे में बताएंगे आप लोग को। कल जो इंदु आयुर्वेदा कोविड हॉस्पिटल वडोदरा में मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, तो कल का मुझे लगता है एक अच्छा अनुभव होगा। तो हम लोगों को उसको ध्यान से जुड़ना है, ध्यान से सुनना है। मैं वैद्य वीरेंद्र वर्मा सर का जो है हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और कि उन्होंने अपनी बात को इतनी जो है सूक्ष्मता से और ईमानदारी से रखा यहाँ पे, और जितने भी अनुभव उन्होंने दिए हैं, और हम सभी वैद्यों को कहीं ना कहीं उन योगों को लेकर के, उनके सिद्धांतों को लेकर के अपनी चिकित्सा में, कोविड की चिकित्सा में कहीं ना कहीं उसको जो है प्रयोग करना चाहिए। और मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी बातों को यहाँ आकर के रखा, और जितने भी क्वेश्चन थे लगभग सभी का जवाब दिया। अभी किसी का कोई क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग रहा है कि बचा हुआ है, क्योंकि नस से मैं एक क्वेश्चन सर से पूछना चाहता हूं कि जैसा सर कि आचार्य चरक जी ने स्वास्थ्य में जो है गाजर और प्याज और लहसुन, ये 3 का नस्य जो है देने के लिए कहा है, तो क्या इस पे कोई अनुभव या कभी आपने सर इसमें दिया है श्वास रोगी में? श्वास रोगियों को मैंने दिया है। श्वास किस चीज रोगियों का को सर? मैंने ये नस्य दिया है। उसमें मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। श्वास के रोगी को जो है कि मैंने सीरोवेरेशनिंग 10 दिन का पूरा सीरोवेरेशन का पूरा मैंने शेड्यूल दिया हुआ है। बमन के उपरांत पहले बमन कर्म, फिर सीरोवेरेशन। तो बमन कर्म के बाद जब हमने गैप करके सीरोवेरेशन करना प्रारंभ किया, तो पहले 3 दिन हमने जो है कि स्नेहन नस्य किया। शिरोवेरेशन का मेरा पूरा शेड्यूल होता है कि पहले शिरोधारा करते हैं, शिरोधारा के बाद फिर जो है कि हम कर्ण पूरण करते हैं, फिर नेत्र तर्पण करते हैं, फिर नस्य कर्म करते हैं, और उसके बाद कवल, फिर धूम्रपान। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं शिरोवेरेशन। तो पहले 3 दिन तक उसको मैंने स्नेहन नस्य दिया, फिर अगले 4 दिनों तक उसको जो है तीक्ष्ण नस्य दिया। अगले 4 दिनों तक तीक्ष्ण नस्य दिया, इस सारे पूरे प्रक्रम को पूरे जो है कि सारे कर्मों को पूरा करते हुए। और फिर लास्ट के फिर 3 दिन मैंने उसको समन नस्य दिया। स्नेहन नस्य हमने उनको दिया तिल तेल से, और हमारे पास अपामार्ग बीज चूर्ण भी है, तो जैसा हम बल देखते हैं रोगी का, उस हिसाब से जो है कि हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि द्रोण पुष्पी हम इस्तेमाल करते हैं अपने जो है कि उसमें औषधियों में, और अपामार्ग बीज चूर्ण, और शमन नस्य के लिए हम षडबिंदु तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है कि जो सीरोवेरेशन का जो है कि मैंने कम से कम जो है कि 6-7 रोगियों का, जिन्होंने पूरी चिकित्सा पंचकर्म की ली होगी श्वासकाश के लिए, मैंने इसको जो है कि किया है। तो इसका बहुत बढ़िया जो है कि रिजल्ट आता है। मुझे याद है सर कि जब आप गुरुकुल में थे, तो आप जो है वहां पे द्रोण पुष्पी का नस्य दिया करते थे अर्धाव भेदक के पेशेंट में, और बहुत अच्छे आपने रिजल्ट दिए हैं उसमें। एक कुछ अनुभव उसके बारे में प्लीज बता सकें? हमारे चिकित्सालय में मान के चलिए कि जिस समय द्रोण पुष्पी का सीजन होता है, उसी समय मैं लोगों को बुलाता हूँ मैक्सिमम टाइम। अभी मैंने संरक्षण करना शुरू किया है कि नहीं, हमें बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी का द्रोण पुष्पी हमेशा के लिए चाहिए। तो हमने उसको जो है कि बिल्कुल पैक चैम्बर में सुखा करके पाउडर करके रखा हुआ है, उसको भिगो करके नस्य करते हैं, तो उतना ही तीक्ष्ण होता है जितना उसका जो है कि ताजे पत्ते का रस होता है। तो हर महीने कोई ना कोई माइग्रेन